विद्यार्थियों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से अध्याय 4 इसका एक उपभाग है स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। यहाँ ये बात तुलनात्मक भी है और देखने योग्य भी है कि अमरावती और सांची ये दोनों स्तूप थे, इनमें क्या अंतर था, किस प्रकार इनकी खोज हुई और आज इनका क्या अस्तित्व है, धीरे धीरे इनका कैसे विकास हुआ, आज हम इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो अमरावती और सांची ये दो जगह के स्तूपों की हमें चर्चा करनी है। जैसा कि हमें पता है कि स्तूपों का अपना एक इतिहास रहा है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों अर्थात उनकी अस्थियां या उनके उपयोगी सामान को गाड़ने से जो टीले बनते थे उनको स्तूप कहा जाता था और बाद में स्तूपों को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया। किंतु इतिहास में हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि महात्मा बुद्ध से पहले भी स्तूपों का अपना इतिहास था। बस बात यह थी कि वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, किसी विशिष्ट धर्म या विशिष्ट व्यक्ति से जोड़े नहीं गए थे उनको। बात 1796 की है। एक स्थानीय राजा था अमरावती के नज़दीक का, उसको एक मंदिर बनाना चाहता था। वो स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहता था, तो मंदिर बनाने के लिए उसे कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, ईंट पत्थर जो भी मिले उसकी आवश्यकता थी। तो एक टीला नुमा पहाड़ था, उसको खुदवाने का उसने कार्य किया और जब उसको खुदवाया तो उसकी खुदाई में अमरावती के स्तूप के अवशेष निकल आए। वहाँ स्तूप के अवशेष निकले, कुछ बड़े बड़े पत्थर, कुछ छोटे छोटे पत्थर, कुछ कलाकृतियाँ, ये सब कुछ वहाँ निकलना प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है, कोई कहीं खुदाई करवाए और वहाँ कुछ अवशेष निकलने लगते हैं, तो उस राजा ने समझा शायद यहाँ कोई खजाना गड़ा हो और इसी लालच में वो उसको खुदाई करवाता गया और उससे जो भी पत्थर, जो भी कलाकृतियाँ जो निकली उनको उसने उस मंदिर में लगवाना शुरू कर दिया और वहाँ नज़र भी रखता था वो, जिससे उसे इस बात का भी पता चलता रहे कि कहीं कोई खजाना तो नहीं निकल रहा है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है अमरावती के स्तूप की खोज की। 1796 की बात थी ये। कुछ वर्षों के बाद एक अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी वहाँ से निकला। कहाँ से? अमरावती से। कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरा। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियाँ पाईं, उसने देखा वहाँ कई मूर्तियाँ निकली, तो उन मूर्तियों को उसने विस्तृत उन मूर्तियों से चित्रांकन किया, उसके चित्र बनाए मूर्तियों के, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई कॉलिन मैकेंजी की। उसने जो भी लिखा, जो देखा, जो मूर्तियां उसने पाई, जिनका चित्रांकन किया, वो रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई। तो सबसे पहले 1796 में हम अमरावती के स्तूप की बात कर रहे हैं। अमरावती स्तूप 1796 एक स्थानीय राजा एक मंदिर निर्माण के बारे में विचार किया गया और वो मंदिर निर्माण कराना चाहता था, जिसके लिए उसने एक टीले की खुदाई करवाई और उस खुदाई में उसे स्तूप के अवशेष मिले, अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले और उसके मन में भ्रम हो गया कि शायद इस टीले में, इस पहाड़ में जिसकी हम खुदाई करवा रहे, कोई खजाना छिपा हो।
और वो खुदाई करवाता गया। जो भी पत्थर मूर्तियां निकलते गए, उन्हें उपयोग के थे, जो मंदिर में लगाने लायक उन्हें मंदिर में लगाए, जो नहीं थे उन्हें निकलवा के साइड से रखता गया। और कुछ दिनों बाद एक अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी, एक अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी वहां से गुजरा। उसने कई मूर्तियां पाई और उन मूर्तियों का उसने चित्रांकन भी करवाया, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी वो कभी छपी नहीं। कई मूर्तियां वहां देखी, किंतु उसकी रिपोर्ट आज तक छापी नहीं गई। ये तो कॉलिन मैकेंजी का हो गया। 1854 में 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और वहां के कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर आए। गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर आए। जब यहाँ वो आए तो उन्होंने क्या देखा, जो मूर्तियां निकली हुई रखी थी वहाँ अमरावती के स्तूप की, तो उन मूर्तियों को उन्होंने देखा और वो अपने साथ वो मूर्तियां ले गए। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। गुंटूर के जो कमिश्नर थे वो वहाँ से मूर्तियां ले गए। जो जो उन्हें मूर्तियां पसंद आईं, जो मूर्तियां उनको लेनी थी, वो ले गए अमरावती से। और वहाँ से वो मद्रास ले गए। मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले गए। उनका नाम एलियट था और उसी नाम से उस पत्थर को एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और एक पश्चिमी तोरण द्वार, हमने आपको कल बताया था, जो स्तूप बनाए जाते थे वो चतुर्मार्ग पर बनाए जाते थे, जहां 4 प्रकार से रास्ते हों, 4 द्वार हों इसके प्रवेश के। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, जो गुंटूर के कमिश्नर थे, उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। पश्चिमी द्वार को भी खोज निकाला गुंटूर के कमिश्नर ने, और ये निश्चित इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्धों का सबसे बड़ा और सबसे विशाल स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। 1850 की बात है, दशक में। अमरावती के उत्कीर्ण मतलब जिन पर कुछ उकेरा गया हो, चित्रकारी की गई हो, भाषा लिखी गई हो,
तो उन उत्कीर्ण पत्थरों को विभिन्न जगहों पर ले जाया जा रहा था। जिसका जहां मन होता था, जो अधिकारी आता था, 2 मूर्तियां या 2 पत्थर ले चलो। अमरावती खाली होता गया। कहा गया है अमरावती उजड़ गया, और उजड़ा कैसे? ऐसे। किंतु सांची बच गया। वो कैसे बचा? अमरावती के ही कारण। अमरावती को जब उजड़ता हुआ लोगों ने देखा कि 2-2 पत्थर या 2-2 मूर्तियां लोग यहां से ले गए, तो अमरावती उजड़ गया। तो सांची के संरक्षक जो थे, उन्होंने सांची से एक भी मूर्ति या एक भी पत्थर नहीं ले जाने दिया। यद्यपि अंग्रेज अधिकारी शक्तिशाली थे और उन्होंने प्रयास भी किया ले जाने का, तो उनको सलाह दी गई कि आप एक प्लास्टर या प्लास्टर से मूर्तियों की आकृतियां बनवा लें और फिर उनको ले जाएं, लेकिन मूल मूर्तियां हैं वो यहीं रहेंगी। इस कारण सांची बच गया, किंतु अमरावती उजड़ गया। वहां से कुछ पत्थर, अमरावती से कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे। यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंच गए थे कुछ पत्थर। जगह ले जाए जा रहे थे, उनमें से कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे। तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, ये इंडिया ऑफिस क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस था वो था ये। तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, और कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कुछ पत्थर तो लंदन तक पहुंच गए। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए वहां से। अब आप कल्पना करो अमरावती किस प्रकार उजड़ रहा था। अमरावती में जो भी कलाकृतियाँ, जो भी उत्खनन से अवशेष प्राप्त हुए थे, वो कहाँ कहाँ जा रहे थे। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यानी कई अधिकारी अंग्रेजों के ऐसे थे कि उनके जो बाग थे, पार्क थे, बगीचे थे, उनके बगीचों में, उनके पार्कों में अमरावती के पत्थर पाए जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये लोगों की प्रकृति है
प्रवृत्ति है। एक व्यक्ति यदि कोई वस्तु को लेके जाता है, दो व्यक्ति लेके जाते हैं, तो तीसरा भी सोचता है हम भी ले जाएंगे और चौथा भी सोचता है हम भी ले जाएंगे, और लोगों में एक होड़ सी लग जाती है। उस वस्तु का कोई उपयोग है या नहीं है, इस बात की पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि ये लोगों को यहाँ एहसास होता है कि मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता या नहीं। अंग्रेज अधिकारियों के बागानों में भी अमरावती के स्तूप देखा जाना एक सामान्य बात हो गई थी, हर जगह जा रहे थे। अमरावती धीरे धीरे उजड़ रहा था। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। जो भी नया अधिकारी आता था और वो भी कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था और कहता था कि हमसे पहले जो अधिकारी थे वो भी यहां से मूर्तियां ले गए। कहां से ले गए? अमरावती से। तो उसको भी ऐसा लगता था, अरे उनने किया तो हम क्यों ना करें। इसी को हमारे हिंदुस्तानी भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ एक पशु होता है और उस पशु की एक विशेषता होती है कि वो नीचे देखता है, आजू बाजू कुछ नहीं देखता है। एक गड्ढे में गिरेगा तो सारे गिरेंगे, एक करेगा वो सब करेंगे। अंग्रेज अधिकारी जो भी नए आते थे वो भी कुछ ना कुछ मूर्तियां या पत्थर ले जाते थे और यह कहते थे कि हमसे पहले के अधिकारी भी यहाँ से पत्थर और मूर्तियां ले गए हैं। पुरातत्ववेत्ता H.S. कॉल, पुरातत्ववेत्ता H.S. कॉल ये क्या कहते हैं इसके बारे में? पुरातत्ववेत्ता H.S. कॉल, H है, पुरातत्ववेत्ता H.S. कॉल क्या सोचते? उन चंद मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो कुछ अलग सोचते थे। जब भी कोई घटना घटती है, कोई एक विचार चलता है, तो लोग क्या सोचते हैं? कुछ तो एक तो बहुत बड़ा लोगों का समुदाय या संख्या एक विचार के पक्ष में होती है, दूसरी उसके अपोजिट सोचती है। तो पुरातत्ववेत्ता H.S. कॉल उन चंद मुट्ठी भर लोगों में से थे जो इसके विपरीत सोचते थे कि मूर्तियां ले जाना उचित नहीं है, ऐसा इनका विचार था। चंद मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो इन सब के विपरीत सोचते थे। ये तो समझ में आ रहा होगा विपरीत सोचने का मतलब क्या हुआ। उन्होंने लिखा है, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों के लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी वो क्या लिखते हैं? इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट इस देश की कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती लूट होने देना
मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। असमर्थनीय नीति लगती है। ऐसा हमारे पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल ने लिखा था। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए। जैसे संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम होते हैं, तो उनमें अगर मूर्ति रखनी है तो मूर्ति की प्लास्टर कलाकृति, प्लास्टर कलाकृति का मतलब क्या होता है शिवम ध्यान दें, प्लास्टर कलाकृति मूर्ति का मतलब होता है प्लास्टर से बनाई गई उसी की डुप्लीकेट कॉपी, बिल्कुल उसी के जैसी कॉपी एक प्लास्टर के द्वारा बनाई गई। तो H.H. कॉल का ये मानना था कि प्लास्टर की कलाकृतियां संग्रहालयों में रखा जाना उचित है, किंतु मूल मूर्तियां मूल स्थान पर ही सुशोभित हों, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कॉल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन दुर्भाग्य था चंद मुट्ठी भर लोगों में से थे तो H.H. कॉल अंग्रेज अधिकारियों को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, इस बात के लिए नहीं मना पाए कि वो उनकी इस बात को मान सके संग्रहालय में प्लास्टर की मूर्तियां रखी जाएं और जो मूल कृतियां हैं वो जहां खोज हुई है वहीं रखी जाएं। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। जब खोज की जगह पर संरक्षण की बात की गई तो सांची का जो स्तूप था सांची के लिए इस बात को मान लिया गया, यानी H.H. कॉल की ये बात मान ली गई कि सांची से कोई भी मूर्ति कहीं नहीं जाएगी और सांची में जो मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं वो सब मूर्तियों की प्लास्टर कृतियां तो आप संग्रहालय में रख सकते हो, ले जा सकते हो, किंतु मूल कृतियां और मूल मूर्तियां खोज के स्थान पर ही रहेंगी। खोज का स्थान जहां खोज हुई है, जहां वो खुदाई में प्राप्त हुई है, उस मूल स्थान पर ही वो मूल कृतियां रहेंगी और ये सांची के लिए इस बात को मान लिया गया। तो स्पष्ट होता है ये बात स्पष्ट होती है, ये बात स्पष्ट होती है कि अमरावती उजड़ गया किंतु सांची बच गया। अमरावती उजड़ गया किंतु सांची बच गया, क्योंकि सांची के लिए H.H. कॉल की बात मान ली गई थी कि वहां से कोई मूर्ति नहीं जाएगी। और अमरावती की मूर्तियां तो हमने आपको बता ही चुके, मद्रास, कलकत्ता जितने अधिकारी आए वो अधिकारियों के बागों में और यहाँ तक कि लंदन तक पहुँची। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? क्या अभी हमने जिस विषय पर चर्चा की उससे ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो जाता है? हो सकता है ना स्पष्ट, बस यही बात है। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, अमरावती की खोज पहले हुई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। यानी सांची से अमरावती की खोज पहले हो गई थी, तब तक हमारे यहाँ के विद्वान इस बात को नहीं समझ पाए थे
कि जो खोज में वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं मूल स्थान पर रखे जाने से या संरक्षित किए जाने से उनका कितना महत्व होगा। इस बात को तब तक लोग नहीं समझ पाए थे जब तक अमरावती से मूर्तियां जाने लगी थी। 1818 में जब सांची की खोज हुई, सांची की खोज कब हुई? 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसको अंडरलाइन कर लो, और 1796 में अमरावती। बाईस साल पहले अमरावती की खोज हो चुकी थी सांची से। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं गिरा हुआ था, और चौथा तोरण द्वार वहां गिरा हुआ मिला था सांची की खोज में। 3 खड़े थे, चौथा गिरा हुआ मिला था, और टीला भी अच्छी हालत में था। टीला का मतलब स्तूप, जो टीला था वो क्या था? स्तूप, वहीं उसी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंग्रेज अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जो तोरण द्वार वहां मिले हैं इनको पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा, लेकिन अंत में जो कारण थे उन कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है। जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। अमरावती का जो स्तूप था अब एक छोटा सा चैत्य के रूप में है और जिसका गौरव भी नष्ट हो गया है। हमारा अगला वो आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नाइन उपभाग इसका मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के बारे में आप लोगों को अच्छे से ज्ञात है। जब अमरावती की खोज हुई, उसकी खुदाई हुई 1796 में, तो जो भी यहाँ आया यानी कि अमरावती आया, वो अपने साथ कोई ना कोई मूर्ति या कलाकृति ले गया। मूर्तियों का इतना महत्व था उनके लिए। हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। स्तूप से जो मूर्तियां थी उनको यूरोप ले जाया गया, लंदन और पेरिस ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे इन मूर्तियों को देखते थे, उनको ये मूल्यवान और खूबसूरत लगती थी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। 9.1 पत्थर में गढ़ी कथाएं। ये जो मूर्तियां थीं अमरावती में या स्तूपों की जो मूर्तियां थी, ये केवल मूर्तियां नहीं थी, ये पत्थर में गढ़ी हुई कथाएं थीं। जैसे हम मूर्ति को देखते हैं तो हमें उसके बनाने के उद्देश्य को, मूर्ति गढ़ने के उद्देश्य समझ में आ जाते हैं। तो ये सारी मूर्तियां पत्थर में गढ़ी हुई कथाएं थीं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा। कोई ऐसे घूमने वाले कथावाचक होते हैं जो घूम घूम कर कथा सुनाते हैं। एक चादर लिए रहते, कपड़ा लिए रहते, उस पर कुछ मूर्तियां या चित्र बने होते हैं, फिर वो चित्रों को दिखाने लगते हैं और वो चित्र कथा के माध्यम से अपने उद्देश्यों को, अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं चित्रकथा के माध्यम से। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते जाते हैं। जैसे कहानी कहते हैं वो दिखाते जाते हैं। जैसे वो कहते हैं एक राजा था, राजा का चित्र आ गया। उनका दरबार था,
दरबार का चित्र आ गया। वो कभी कभी बगीचे में घूमने जाया करते थे, तो राजा बगीचे में खड़े हैं, चारों तरफ फूल लगे, इस प्रकार के चित्र वो अपने साथ लेकर के घूमते हैं। यहाँ चित्र दिया गया है 4.13। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। यहाँ है जो पीछे देखें अपन इस पेज के, तो यह क्या लिखता है, उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है ये। अगर हम पहली बार देखते हैं तो क्या दिखता है, यहाँ पर फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला पर गहराई से अध्ययन किया है, वे बेसांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। वो क्या कहते हैं, बेसांतर जातक, यानी महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। और वो कहते हैं बेसांतर नामक जातक कथा का ये दृश्य है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ये जो कहानी है पीछे चित्र 4.13 में, इससे पता चलता है एक ऐसे राजकुमार की थी जो दानी था और इसने सब कुछ अपना एक ब्राह्मण को दान कर दिया या सौंप दिया, और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। उसने सब कुछ सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। यानी इन्होंने ये मूर्ति दिखाई है 4.3 की जो मूर्ति है, इस मूर्ति से पता चल रहा है कि एक राजकुमार था जो दानी राजकुमार था और अपना सब कुछ दान करके जंगल में रहने चला गया था अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ। तो जो भी चित्रकथा वाले आते हैं, घुमक्कड़ कथाओं वाले भी आते हैं, वो चित्रों के माध्यम से कथा की व्याख्या करते हैं। चित्र भी दिखाते जाते हैं और लिखित बातें उसके बारे में बताते जाते हैं, इस प्रकार व्याख्या करते हैं। उपासना के प्रतीक 9.2। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। यानी बौद्ध मूर्ति को समझने के लिए हमें बौद्ध मूर्तियों को समझना है, ये मूर्तियाँ क्या हैं, क्या कहना चाह रही हैं ये मूर्तियाँ, इनमें क्या छिपा है, क्या रहस्य छिपा है। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध चरित्र का जब लेखन है तो इस लेखन के द्वारा ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध की प्राप्ति हुई थी। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। जो पहले प्रारंभिक लेखक थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को मानव रूप में ना दिखा करके उनके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उदाहरण रिक्त स्थान इसमें चित्र 4.14 इसमें महात्मा बुद्ध के प्रतीक दिखाए गए हैं। ये नीचे लिखे हैं 4.14। बोधि वृक्ष की पूजा हो रही है। यहाँ पर एक वृक्ष है और इस वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया जा रहा है। देखो नीचे चित्र में आपने भगवान शंकर के बारे में सुना होगा। भगवान शंकर की पूजा शंकर भगवान के रूप में या मानव रूप में कम होती है। कोई मंदिर ही ऐसा हो जिसमें उनकी मूर्ति रखी गई हो, बस उनका प्रतीक चिन्ह रखा जाता है और प्रतीक चिन्ह उनका है शिवलिंग। शिवलिंग की वहां पूजा होती है और वही उनका प्रतीक चिन्ह है। कभी समाज शास्त्र में आप लोग याद दिला दीजिएगा हमें, हम शिवलिंग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि शिवलिंग के बारे में जो मनचले लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है,
वो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला देते हैं। उन भ्रांतियों पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे। कुछ लोग भगवान शिव का शिवलिंग जो है, कुछ लोग कहते हैं ये जननांग से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जननांग उससे संबंधित है, यह हमारी भ्रांति है और हम लोग उसके बारे में गलत धारणाएं अपना लेते हैं। हम किसी दिन समाजशास्त्र के उसमें आपको अवश्य बताएंगे। तो यहाँ भी महात्मा बुद्ध की पूजा किसके रूप में हो रही? प्रतीक के रूप में। जैसे शिव की पूजा प्रतीक के रूप में होती है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध की पूजा एक वृक्ष के रूप में हो रही, क्योंकि ये कहा गया था कि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्हें एक मनुष्य के रूप में ना दिखा करके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ 4.15 जो चित्र है, इसमें वो कहते हैं महापरिनिब्बान के प्रतीक बन गए हैं। महापरिनिब्बान, पहला वाला 4.14, दूसरा वाला 4.15 और तीसरा वाला 4.16। ये 3 चित्र यहाँ दिए गए हैं। इस पर आप 1, 2, 3 ये 3 चित्र हैं और यहाँ 4.15 में महापरिनिब्बान के प्रतीक बन गए हैं। ये महापरिनिब्बान देखो यहाँ दिख रहा है इसमें। दूसरा है चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया है। चित्र 4.16, इसमें चक्र का प्रयोग, यहां पर चक्र का प्रयोग किया गया है। देखो ऊपर चक्र दिख रहा है, एक स्तंभ है, इसके ऊपर एक चक्र दिख रहा है। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, उसका प्रतीक है। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसा प्रतीकों को समझने के लिए या ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जानें। यहाँ हम 9.3 लोक परंपराएं, लोक परंपराएं, यहाँ मूर्तियों को देखेंगे ये हमारी किन परंपराओं पर आधारित हैं, किन परंपराओं से ली गई हैं। कभी कभी हमारा जो मंतव्य होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसी वस्तुओं और ऐसे प्रतीकों को भी लेना पड़ता है जिनका हमसे कोसों दूर कोई संबंध नहीं होता है। आज हम लोक परंपराओं में देखेंगे, सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध परंपरा से या बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। सांची को हम देखें तो वहाँ उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से संबंधित नहीं थी या सीधी नहीं जुड़ी थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्ति में उत्कीर्ण हैं। महात्मा बुद्ध के किसी भी व्यक्तित्व से या किसी भी धर्म से, किसी भी सिद्धांत से सुंदर स्त्री को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो तपस्या करने गए ही स्त्री को त्याग कर थे। और उनकी शिक्षाओं में लिखा भी है कामनी कंचन का त्याग। कामनी का त्याग, कामनी का मतलब सुंदर स्त्री या काम युक्त स्त्री। तो यहाँ पर सुंदर स्त्री का महात्मा बुद्ध से कोई संबंध नहीं है, महात्मा बुद्ध के किसी भी मत से जुड़ना नहीं है। किंतु यहाँ सुंदर मूर्तियों में भी कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्ति में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे पर एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती है। देखो ये दिख रही है सुंदर स्त्री, पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है महात्मा बुद्ध के मत से सुंदर स्त्री का कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये सुंदर स्त्री क्यों यहाँ दिखाई गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यही बता रहे थे कि कभी कभी हमें अपनी बात को व्यक्त करने के लिए उन चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ जाती है जिनका हमसे दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। यहाँ चित्र है 4.17। इसमें शुरू में विद्वान इस मूर्ति को, कुछ विद्वानों ने इस मूर्ति
के महत्व के बारे में थोड़ा असमंजस में थे। ये मूर्ति क्यों लगी है? महात्मा बुद्ध एक तपस्वी थे और तोरण द्वार पर एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा लगाई जाना, जो पेड़ से झूल रही है, इसकी प्रतिमा लगाया जाना ये कितना उचित है? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हम अर्धनग्न कह सकते हैं या नग्न अवस्था में भी कह सकते हैं। अगर मूर्ति को आप देखोगे तो वो एकदम नग्न अवस्था में दिखाई हमको देती है, या अर्धनग्न में हम मान सकते हैं। छोटा सा एक कमर के ऊपर वस्त्र लपेट रखा है और छोटा सा वस्त्र उसके बक्षस्थल पर है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नहीं आता। महात्मा बुद्ध के त्याग और महात्मा बुद्ध की तपस्या से इस मूर्ति का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका, क्या है? साल भंजिका संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। साल भंजिका की मूर्ति का एक विशेषता थी कि ये जिस किसी वृक्ष को छू लेती थी तो वृक्ष में फूल खिलने लगते थे और फल आने लगते थे। इतनी सुंदर स्त्री थी, इसके हाथों में इतनी कला थी कि ये किसी वृक्ष को छू लेती थी तो उसमें क्या सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते थे और फल आने लगते थे। स्त्री के हाथों में चमत्कार तो होता है। घर को कैसा सजा दे वो चाहे तो, और चाहे तो सजे हुए घर को नरक बना दे। ये सब स्त्री के हाथ में, इसीलिए तो उसको आदि शक्ति कहा गया है। प्रारंभ की शक्ति वही थी। तो यहाँ संस्कृत में जो वर्णित साल भंजिका की मूर्ति, लोक परंपरा में यह माना जाता था कि यह इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था। उस स्त्री को क्या माना जाता था? शुभ प्रतीक माना जाता था, और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए स्तूप की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस मूर्ति का प्रयोग किया है, इस मूर्ति का या इस मूर्ति का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता था। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बुद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया है। इस मूर्ति से ये पता चलता है कि जो लोग महात्मा बुद्ध के धर्म में आए हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के साथ साथ दूसरे धर्म के सिद्धांतों को, दूसरे धर्म की बातों को भी ला करके इस धर्म को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के धर्म में कहीं भी साल भंजिका या ऐसी स्त्री का या सुंदर स्त्री का चित्रण किया जाना उचित नहीं था। लेकिन धर्म को और श्रेष्ठ बनाने के लिए और शुभ बनाने के लिए, चूंकि साल भंजिका शुभ का प्रतीक थी, इसलिए इस उद्देश्य से उसको लगाया गया है तोरण द्वार के ऊपर। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। कुछ जानवरों के भी चित्र वहाँ दिखाई दे रहे। यहाँ आपको दिख रहा होगा चित्र 4.18 में। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया है। मतलब ये लगता है कि सांची का जो स्तूप है उसके तोरण द्वार हैं, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए यहाँ जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जिससे लोग और ज़्यादा आकर्षित होकर यहाँ देखने के लिए आए। यहाँ आप चित्र 4.12 पर नज़र अगर डालें, दिख रहा है ना, इस पर जानवरों के चित्र हैं, हाथी के हैं, ऊपर एक बैल का चित्र वृषभ का भी दिख रहा है। और इस चित्र को अगर आप देखें तो क्या पाएंगे? ये जो चित्र दिख रहा है बीच में, इस चित्र के दोनों, एक बीच में देवी बैठी हुई हैं
दोनों ओर हाथी हैं और इन हाथियों के सूंड में कमल का फूल है और हाथी अपनी सूंड में जल भरकर इस स्त्री के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। स्त्री के ऊपर वो जल डाल रहे हैं और उसको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाथी उस स्त्री का अभिषेक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्हें महात्मा बुद्ध की माता महामाया माना है कि ये माता महामाया है, महात्मा बुद्ध की माता। कुछ लोगों ने इनको माता लक्ष्मी माना है और गज लक्ष्मी कह के संबोधित किया है। लक्ष्मी जी की आप चित्र देखना तो वहाँ आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ हाथी उनके ऊपर जल से अभिषेक करते हैं। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी शक्तिशाली भी होता है और ज्ञान का भी प्रतीक है। हाथी को ज्ञानी भी माना जाता है और इसीलिए हाथी की सूंड गणेश जी के उस पर है क्योंकि वो ज्ञान के भंडार है। तो हाथी शक्ति का और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है, जो अभी हमने आपको दिखाई। कमल का दल और हाथी की सूंड में पानी और इसके बीच एक महिला की मूर्ति दिखाई गई है। ये 4.19 जो चित्र है देखें आप यहाँ पर 102 पेज नंबर पर एक स्त्री है, हाथी दोनों साइड से उसके मूर्ति के ऊपर पानी या जल का अभिषेक कर रहे हैं। इनको गज लक्ष्मी कहा जाता है। हमारे हाथी ने उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं। दूसरे इतिहासकार क्या मानते हैं? गज लक्ष्मी। गज हाथी को कहा जाता है और ये गज लक्ष्मी है। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गज लक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कुछ लोग माया भी मानते थे, महात्मा बुद्ध की माँ भी, और लक्ष्मी, दोनों से उनको जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। नीचे वाला जो चित्र है 4.21, इसमें एक सर्प दिखाया गया है। देखो ये सर्प बना हुआ है यहाँ पर। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। एक इतिहासकार था जेम्स फर्गुसन, उसने सांची को माना था कि यहाँ सांपों की और वृक्षों की पूजा होती थी। उसी का केंद्र था सांची। क्योंकि उस समय तक महात्मा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो पाया था जो पाली भाषा में लिखे थे, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, इतिहास के बारे में, इसलिए इतिहासकार फर्ग्यूसन ने सांची को सांपों और वृक्षों की पूजा का केंद्र माना है। जैसे ही महात्मा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ, उन्हें हिंदी भाषा में पढ़ा जाने लगा, जैसे ही उनका अनुवाद हुआ उन्हें पढ़ा जाने लगा, तब फिर जाकर के ज्ञात हुआ इतिहासकारों को कि ये सांपों और वृक्षों का नहीं, ये महात्मा बुद्ध की अस्थियां यहाँ रखी गई हैं, यहाँ स्तूप है और यह वह पवित्र स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष पाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना। आगे के लिए